हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में 12th क्लास के बुक के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 2 यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन, को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मेरे भाई, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, वह ऑब्जेक्टिव हो, वह शॉर्ट टाइप हो, या वह एक्सप्लेनेशन हो या समरी हो, जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, वह सारे क्वेश्चंस का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यह मेरी गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है। और आपके सामने जो दिख रहा है ना, यह जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन, साहब। तो चलिए इस चैप्टर में वॉल्ट व्हिटमैन साहब ने क्या बोला है, क्या समझाने का कोशिश किया है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है, कभी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले जो है ना, हमारे चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप सभी को दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले हमें जानना होगा वॉल्ट व्हिटमैन। हर चैप्टर में हमने आपको बताया, जैसे इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैंने इसके पहले पढ़ा दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका ऑब्जेक्टिव भी हमने करवा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जाकर आप देख लीजिए। तो जनरली जिस चैप्टर को हमें पढ़ना होता है ना, उसके पढ़ने से पहले हमें जानना होता है राइटर के बारे में, उस कविता को लिखने वाले के बारे में हमें जानना होता है। और यह जानना हमारे लिए बेकार नहीं होता, इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वॉल्ट व्हिटमैन साहब के बारे में। यह जो आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है ना, यही है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं, बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा आप लोग। वॉल्ट व्हिटमैन, जिनका जन्म हुआ था 1819 में, मृत्यु हुआ था 1892 में। मेरे भाई ये पूछा जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, आप बताना। 1819 में जन्म हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो आप बताना 1892 में इनका मृत्यु हुआ था। आगे, द पीपल्स पोएट, ध्यान से सुनिएगा, द पीपल्स पोएट, इनका भी एक उपनाम है। जैसे लव आई डू नॉट गो, उसमें जो कवि थे जॉन डन साहब, उनका भी एक नाम था मेटाफिजिकल पोएट, उनको भी एक नाम से पुकारा जाता था मेटाफिजिकल पोएट। इनका भी एक नाम है। यह पूछा जाएगा मेरे भाई, यह पूछे जाएंगे कि किस कवि को पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है। किस कवि को पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट का मतलब क्या ना, जन कवि, लोगों के कवि। इनका जो उपनाम रहा ना वॉल्ट व्हिटमैन का, इनका उपनाम रहा कि इनको लोग बड़ी प्यार से बोलते थे कि ये लोगों के कवि हैं, लोगों की भावनाओं को उल्लेख करते हैं। आगे, इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस। ध्यान दीजिएगा, इज परहैप्स, संभवतः, शायद, देखिएगा, जो अमेरिका ने अभी तक प्रोड्यूस किया है, अमेरिका में जितने भी कवि ने जन्म लिया है, उन सभी कवियों में से यह सबसे ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक, प्रसिद्ध लिटरेरी साहित्य फिगर, हस्ती थे। अमेरिका में जितने भी कवि ने जन्म लिया, उन सभी कवियों में से यह एक प्रसिद्ध, महान प्रसिद्ध कवि थे। अब यहां से एक और ऑब्जेक्टिव हमारा बन गया, बहुत ध्यान से सुनते जाना। एक ऑब्जेक्टिव क्या बना कि बताइए वॉल्ट व्हिटमैन का संबंध किस कंट्री से। वॉल्ट व्हिटमैन का संबंध किस कंट्री से, तो आपको बताना होगा वॉल्ट व्हिटमैन का संबंध, इनका जो संबंध है, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो अमेरिका। कहां से बिलोंग करते थे, अमेरिका। अरे बोलो कहां से, अमेरिका से बिलोंग करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ही बिगेन वर्किंग, और उन्होंने काम करना शुरू किया। मेरे भाई, बहुत कम, छोटी से उम्र में ही, हालात ऐसे नाजुक थे कि छोटी से उम्र में ही इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। देखिए,
ही बीगेन वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एज अ कारपेंटर, कारपेंटर के रूप में, बढ़ई के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। बिफोर हिज 12th बर्थडे, उन्होंने अपना 12वां बर्थडे भी नहीं मनाया। अभी उनकी उम्र 12 साल भी नहीं हुआ, लेकिन वह 12 साल के पहले से ही बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मतलब सोचिए 11 साल के लड़के जो है ना वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो यह कवि जो थे ना जिनका नाम था वॉल्ट विटमैन, वो छोटे से उम्र में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए, ही ऑल्सो वर्कड, पहला में यह पूछा जाएगा भाई इन्होंने कौन कौन से काम किया, या कारपेंटर के काम किए या बढ़ई के काम किए थे। इसके अलावे ध्यान दीजिएगा, इसके अलावे He also worked, उन्होंने और भी काम किया एज अ प्रिंटर, इन्होंने प्रिंटर का छपाई का काम किया था। टीचर शिक्षक का काम किया, एंड एडिटर संपादक का काम किया, एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। मेरे भाई ध्यान से सुनना, और इतना ही नहीं, यह सिविल वॉर में जो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, उस समय या स्वेच्छा से वॉलंटियर, स्वेच्छा से नर्स का काम किए थे। देख लीजिए, इन्होंने कारपेंटर का काम किया, कारपेंटर के अलावे इन्होंने छपाई का, प्रिंटर का भी काम किया, टीचर का भी काम किया, और एडिटर संपादक का भी काम किया। इतना ही नहीं, जो सिविल वार हुए अमेरिका में, जो गृह युद्ध हुआ, उसी के दौरान इन्होंने नर्स का भी काम किया था, स्वेच्छा से नर्स का काम किया। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपने मन से, कोई उसके लिए पेमेंट वगैरह मिलने वाली नहीं होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए विट्समैन पोएट्री, जो इनकी कविता है, विटमैन की जो कविताएं हैं, ऑल ऑफ विच, जिसमें से सभी इज कोलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, बताया गया इनकी जो कविता है, जो सारी कविताएं ना उनको इकट्ठा किया गया, उनको संग्रह कर दिया गया, उनको एक बुक में रख दिया गया, और उस बुक का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। मेरे भाई ये पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है, बताना होगा। वॉल्ट विटमैन है। कौन है? वॉल्ट विटमैन लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक है। और आगे इज नॉन, और यह जो इनकी जो कविताएं हैं ना, लीव्स ऑफ ग्रास, वह जानी जाती है फॉर इट्स फ्री रैदम्स एंड लेक ऑफ रैम। ध्यान दीजिएगा, यह इनकी जो कविताएं हैं वह जानी जाती थी स्वतंत्र लय के लिए। रैदम्स मतलब लय, उसमें कोई लय नहीं होता था, वो एकदम स्वतंत्र कविता होती थी। इतना ही नहीं, उनमें तुक की कमी होता था। रैम का मतलब तुक, तुक का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब होता है ऐसा वर्ड्स जिनका एंडिंग सेम वर्ड से हो जाए, सॉरी सेम लेटर से हो जाए। जैसे खाना, जाना, आना, सबका एंडिंग जो हो रहा है ना, सबका अंत हो रहा है ना से। तो ऐसे ही शब्द को ना हम तुक बोलते हैं, रैम बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी कविताएं में क्या क्या नहीं था, यह स्वतंत्र होती थी, बिना लय की होती थी, इसमें तुक की कमी था, लेख। और आगे विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट, देखिएगा विटमैन ने, वॉल्ट विटमैन साहब जो थे ना, सबसे पहले इसका पब्लिश किए, इसको प्रकाशित किए थे एट हिज ऑन एक्सपेंस, अपने खर्चे पर। इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास को प्रकाशित किया अपने खर्चे पर, ठीक है, इन 1855, 1855 में। बहुत केयरफुली इसको पढ़ना होता है, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वाक्य बनने वाले हैं। तो बताइए, लीव्स ऑफ ग्रास को पहली बार कब छपवाया गया? 1855 में छपवाया गया था। कभी खुद अपने खर्चे पर ही छपवाए थे इसको। However, हालांकि द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट। देखिए क्या बोला गया, बेचारे जीते जी इनका कोशिश यह रहा, यह नाम कमाने के चक्कर में थे ना कि मेरा नाम हो जाए। जीते जी ऐसा इनके साथ नहीं हुआ, इनको प्रसिद्धि नहीं मिली, यह फेमस नहीं हुए। लेकिन यह फेमस हुए थे, कब हुए थे? मरने के बाद। कोशिश इनका रहा कि लोग हमें जाने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह हुआ तब जब यह बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे तब। देखिए यहां पर क्या बताया गया,
सुनिएगा। However, हालांकि द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स, इस कविता का स्वतंत्र रूप एंड द जॉयफुल डेडिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत का महत्व के लिए जॉयफुल डेडिकेशन, एक जॉयफुल समर्पण पर, मतलब जॉयफुल का मतलब हो जाएगा ना कि आनंदपूर्ण समर्पण, किसके लिए? व्यक्तिगत महत्व के लिए आनंदपूर्ण समर्पण। वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, शुरुआत में वह अच्छा नाम नहीं कर सका, वह अच्छा वेल रिसीव नहीं कर पाया, वह प्रसिद्धि नहीं पा सका। आगे, इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविता के उनके संग्रह के लिए कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। देखो कितने हालात खराब थे। इन्होंने कविता को लिखा, उन्होंने कविता को प्रकाशित किया और उसका कीमत उन्होंने अपनी नौकरी से चुकाया, मतलब उनकी नौकरी छीन ली गई। यहां पर बताया गया है कि कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, उसका जो कीमत था उसने चुकाया अपने नौकरी से। यह कविता प्रकाशित जैसे किए, इनको नौकरी से हटा दिया गया, भाई हटो, आप अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि आगे बताया गया है एज, जैसे कि इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सिन। ऑब्सिन का मतलब होता है गंदा, और उस समय कविता लिखना एक गंदा काम माना जाता था, और इसी वजह से इनकी कविता लिखने की वजह से इनको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या सब कुछ सही है? हर बातें समझ में आ रहा है? चलिए आगे। इन 1881, अब साल आ गया 1881। कब की बात किया जा रहा है? 1881। आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत सारे एडिशंस के बाद, बहुत सारे प्रकाशन के बाद, ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर। लीव्स ऑफ ग्रास को एक आखिरकार एक पब्लिशर मिल ही गया। वह वॉल्ट विटमैन साहब चाहते थे कि मेरी जो कविताएं हैं ना, वह बिना काटे छाटे जो मैंने लिखा है वो सब कुछ प्रकाशित कर दिया जाए, बट ऐसा कोई भी पब्लिशर तैयार नहीं होता था। बोलता था कि नहीं, इसको हटाइए, या लाइन को हटाइए, तब हम छापेंगे। लेकिन अंत में एक ऐसा पब्लिशर मिल गया जो, मतलब वह बोला कि सारी कविता को हम छाप देंगे, मुझे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। देखिएगा इसमें, लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर, उसको अंततः एक पब्लिशर मिला, विलिंग टू प्रिंट इट, जिसने इसे छापने की इच्छा जताई, अनसेंसर्ड, बिना काटे छाटे। बोला कि जो आप बोलिएगा, जो आपने कविता लिखा ना, सब छाप देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन, इस संग्रह का अनुवाद किसका? लीव्स ऑफ ग्रास का, मेरे भाई, किसका? लीव्स ऑफ ग्रास का। इस कलेक्शन का ट्रांसलेशन, अनुवाद, वर एंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। भाई यूरोप में तो पूरा छा गया। यूरोप में इनकी जो किताब थी ना, वो पूरी तरह से छा गई। यूरोप में इनकी किताब जो ना बहुत ज्यादा चर्चित हो गई। वर एंथुसियास्टिकली, बहुत उत्साहपूर्ण वहां पर उसने मतलब प्रसिद्धि को पाया। बट लेकिन विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन देखिएगा, बट लेकिन विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली, फिर भी विटमैन अमेरिका में अनएप्रिशिएटेड रहे, उनकी सराहना अमेरिका में नहीं किया गया। जिसका उनको उम्मीद था, जिसका उनको इंतजार था कि मेरे देश के लोग मुझे जाने, हम अपने देश में प्रसिद्ध हो, तो ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। जो इनकी जो किताब थी ना, उसका अनुवाद करके यूरोप में गया, तो यूरोप में उनकी किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। लेकिन अमेरिका में वही हालत रहा, इनकी किताबें कोई पढ़ा नहीं, इनके बारे में लोग ने जाना नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इट वॉज ओनली, और ऐसा केवल तब हुआ था आफ्टर हिज डेथ, उनका मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद। जब वह मर गए तब उनको प्रसिद्धि मिली, लेकिन जीते जी इनको प्रसिद्धि नहीं मिली। दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन, देखिए क्या बताया गया कि उनके मरने के बाद वह प्रशंसा को पा सके इन अमेरिका। कहां? अमेरिका में। जीते जी कोशिश कर रहे थे कि मुझे प्रसिद्धि, मुझे प्रशंसा मिले, लोग मेरी सराहना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यह हुआ कब? उनके मरने के बाद। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, क्या बताया गया? देखिएगा कि अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन व्यक्तिगत के अपने वास्तविक और इनोवेटिव एक्सप्रेशन, अनुसंधानात्मक एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के लिए उनको अमेरिका में सराहना किया गया। वह अमेरिका के लोगों को सराहना को जीत सके। ठीक है, अगला जो आ रहा है ना, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इंक्लूड, उसको शामिल किया गया है किसमें? लीव्स ऑफ ग्रास। मेरा भाई इसको ना आप एकदम याद कर जाइएगा। इनकी दो ही तो प्रमुख रचना था, लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा गया था 1855 में, ड्रम टैप्स को लिखा गया था 1866 में। यह दो क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। हम इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो हमने बताया वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं कविता के बारे में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं कि क्या क्या कवि ने बताया। देखिएगा, पहला ना चैप्टर का नाम आप एक बार देख लो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब स्वयं या खुद होता है। माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, या इसका मतलब होता है खुद। ठीक है, खुद का गीत, खुद का गाना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, चलिए अब यहां पर ना स्टार्ट किया जाए कविता को। जो फर्स्ट सेंटेंस है यहां पर दिखाया गया है ना, वो क्या बताया गया ना, आई सेलिब्रेट। मेरे भाई ये सेलिब्रेट जो वर्ड है ना, सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, खुशी मनाना। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना या खुशी मनाना। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, पहला लाइन है, बहुत आराम से सुनना। क्या बोलते हैं कि मैं खुद खुशी मनाता हूं, मैं खुद जश्न मनाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद ही गाता हूं। बोले मुझे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। खुद जश्न मनाता हूं, जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही गाता हूं, गाने के लिए भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कभी यह समझाने की बात करें ना कि भाई अकेला रहकर भी मैं खुश हूं, मुझे किसी दुनिया की जरूरत नहीं है या किसी दूसरे लोग की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे दिखाया यार भैया, यह जो पिक्चर है ना, यह दिखा रहा है ना भाई, जश्न मना रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है हमें। और आगे क्या बोले, एंड और व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम मतलब होता है मानना, और जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे, दुनिया वालों आप भी मानोगे। क्या बोले हैं कि मैं जश्न मनाता हूं, मैं खुद जश्न मनाता हूं, मैं खुद गाता हूं, और जो मैं मानता हूं तुम भी मानोगे। क्या देखिएगा, कौन सी बात मानने की बात कर रहे हैं, देखिएगा अगर कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मुझसे जुड़े हुए प्रत्येक कण। देखो यह जो एटम है ना, जो कण मुझसे जुड़े हैं, जो कण मुझ में है, मतलब मेरा जो शरीर ना जिस कण से बना, जिस मिट्टी से, जिस हवा, जिस अग्नि से बना, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वह कण तुम में भी है, वह कण तुमसे भी बिलोंग करते हैं, तुमसे भी जुड़े हुए हैं। कभी यह समानता दिखाना चाह रहे हैं खुद में और दुनिया में, कि भाई मेरा शरीर या मैं जिस कण से बना हूं, मुझ में जो एटम है ना, ये सारे जो एटम दिख रहे हैं आपको, मुझ में जो एटम है, मुझ में जो कण है,
वैसा ही कण आप में है। मतलब हम और आप अलग नहीं हैं, हम और आप अलग नहीं हैं। और यह कहने का प्रयास यह कर रहे हैं कि जब मैं अकेले जश्न मना सकता हूं, गा सकता हूं, तो आप भी अकेले जश्न मना सकते हो, गा सकते हो। आपको भी किसी दुनिया में किसी और की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार इसको फिर से बता रहे हैं, क्या बोले हैं? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद जश्न मनाता हूं और मैं खुद गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, कि जो मुझसे जुड़े कण हैं, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही कण तुमसे भी जुड़े हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आगे बताया गया है, अगला क्या बता रहे हैं यहां पर ना, आई लोएफ। लोएफ का मतलब होता है घूमना। लोएफ का मतलब होता है घूमना। देखिए कोई व्यक्ति यहां पर घूमने का तस्वीर हमें दिखा है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने के लिए, कि ताकि ये चीजें ना आपको लंबे समय तक याद रहें। आई लोएफ, मैं घूमता हूं, मैं भटकता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और मैं आमंत्रित करता हूं अपनी आत्मा को। भाई नेचर के बड़े इनका लगाव जो था ना नेचर से था, प्रकृति से था। इनका जुड़ाव लगाव जो था बहुत नेचर से काफी था। क्या बोले हैं? आई लोएफ, मैं घूमता हूं, मैं भटकता हूं। इतना ही नहीं, एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा को, भटकते हुए अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। ठीक है, आई लीन, और मैं फिर आराम करता हूं। एंड लोए, फिर से टहलता हूं। एट माई ईज, सहज ढंग से। क्या बोले हैं? पहला बोले हैं कि मैं टहलता हूं, एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। और फिर बोलते हैं टहलते टहलते जब मैं थक जाता हूं तो मैं लीन करता हूं। लीन मतलब होता है विश्राम करना या आराम करना। मैं विश्राम करता हूं। एंड लोएफ, और फिर टहलता हूं। एट माई ईज, सहज ढंग से, बहुत आराम से, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, और टहलते हुए देखिए, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जो ग्रीष्म घास के कांटों का मैं अवलोकन करता हूं। मन में क्वेश्चन आएगा, ग्रीष्म इन्होंने कभी ने ऐसा क्यों बोला? समर ग्रास इन्होंने क्यों बोला? समर ग्रास के कांटा। स्पीयर का मतलब ना, देखिए पेन है, पेन के जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, यही होता है स्पीयर। तो घास का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, देखिए ये सब जो ऊपरी हिस्सा है ना घास का, यही होता है ना स्पीयर। तो ऐसा क्यों बोले ना, देखिए ग्रीष्म घास के कांटों का अवलोकन करता हूं। जो घास गर्मी में होते हैं, गर्मी में धूप के वजह से वह घास सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वह बड़ी हार्ड हो जाते हैं, वह कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब यह कभी चलते हैं तो इनको कांटा चुभता है। वह घास जो है ना, जो कभी हरा भरा होते थे, वह घास सूख कर ना बड़ी हार्ड हो गए, कांटों की तरह हो गए। और उसी कांटों को यह क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, देखते हैं, सहज ढंग से देखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको बताते हैं, देखिएगा। आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, मैं टहलता हूं, भटकता हूं, और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लोव माई ईज, और मैं विश्राम करता हूं और फिर टहलता हूं। एट माई ईज, सहज ढंग से टहलता हूं। ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और समर ग्रास के कांटों का अवलोकन करता हूं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको हर एक लाइन, हर एक बातें आपको समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना हमारा, देखिएगा, माई टोंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर। कितना अच्छी बात इन्होंने बोला है। क्या बोला है? माई टोंग, मेरा जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, एक एक कण, प्रत्येक कण, मेरा जीव, मेरे खून का प्रत्येक कण फॉर्म्ड, बना हुआ है, फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, इस मिट्टी से, इस हवा से। कौन सी मिट्टी, कौन सी हवा की बात करें? तो अमेरिकन मिट्टी और अमेरिकन हवा की बात करें।
मेरे भाई वह किस मिट्टी की बात कर रहे हैं? तो अमेरिकन मिट्टी और अमेरिकन हवा की बात कर रहे हैं। क्या बोले हैं कि मेरा जो जीव है, और जीव के अलावा देखिए जो खून है मेरा ना, खून का एक एक कण, जो भी छोटा मोटा जो भी कण है ना, प्रत्येक कण वह बना हुआ है, इस मिट्टी से बना हुआ है, इस हवा से बना हुआ है। किस मिट्टी किस हवा की बात कर रहे हैं? वह अमेरिकन मिट्टी और अमेरिकन हवा की बात कर रहे हैं। अगला की बात किया जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो ना, जरूर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यह दिक्कत हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करते हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, इन्होंने क्या बताया कि मैंने यहां पर अपने माता पिता से जन्म लिया, मैंने यहां पर अपने माता पिता से जन्म लिया। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, देखिएगा, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उसी तरह मेरे माता पिता ने यहां पर अपने माता पिता से जन्म लिया। एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता ने अपने माता पिता से जन्म लिया। मतलब यह बोल रहे हैं कि मैं आज ही नहीं अमेरिका में हूं, मेरे माता पिता भी अमेरिका में थे, इसी मिट्टी के थे, उनके माता पिता भी इसी मिट्टी के थे, उनके भी माता पिता इस मिट्टी के थे। यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम लोग का जो नाता है इस मिट्टी से बहुत सदियों से है, मेरे पूर्वजों का सदियों से है, ठीक है। यह जो पिक्चर है ना भाई, आप देखो, यह पिक्चर पूरा फैमिली का पिक्चर दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको फिर से एक बार बता दें, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहां पर बताया है कि मैंने यहां अपने माता पिता से जन्म लिया। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, उसी तरह मेरे माता पिता ने अपने माता पिता से जन्म लिया। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता ने अपने माता पिता से जन्म लिया। यह परंपरा चलता आ रहा है, इसलिए वो बोले हैं कि मेरा जो खून है, खून का प्रत्येक कण जो है, जीव जो है ना, इसी मिट्टी से बना हुआ है। चलिए आगे देखिए, अब बताया जा रहा है यहां पर, आई नाउ, नाउ का मतलब अब, यह अभी होता है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, भाई बोले ना मैं अभी जो हूं ना 37 ईयर्स का हूं, 37 साल का हूं। जब यह कविता लिखा गया, जब वो लिखे थे तो उस समय उनका उम्र की बात किया गया था, ऐसा नहीं कि अब 37 साल के बाद, यह गलत बात है। जब यह कविता लिखा गया था उस समय उनका उम्र जो था ना 37 साल का था। तो बोले हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 साल का हूं। यह ऑब्जेक्टिव बार बार पूछेगा मेरे भाई, इसको याद रखिएगा, पूछेगा कि ये लाइन जो है ना कहां से लिया गया है। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और इतना ही नहीं, और इन्होंने क्या बोला, मैं अभी 37 साल का हूं और बिल्कुल मेरा जो स्वास्थ्य है ना एकदम परफेक्ट है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 37 साल मेरा उम्र है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। यह दिख सकता है यहाँ पर, एकदम फिट, एकदम बिल्कुल बोले ना, मैं बिल्कुल फिट हूं, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग जो होना चाहिए, एकदम मजबूती से मैं खड़ा हूं, मुझे कोई तरह का किसी तरह का परेशानी नहीं है। और आगे क्या बोले हैं, हॉपिंग, हॉप का मतलब होता है आशा करना, और आशा करता हूं टू सीज नॉट टिल डेथ, या मृत्यु तक, देखिएगा, मृत्यु तक बंद नहीं होगा, खराब नहीं होगा। सीज मतलब खराब होना, क्या खराब नहीं होगा, इनका स्वास्थ्य। या बोले हैं इनको एक आशा है, एक होप है कि मेरा जो उम्र है ना 37 साल है और मैं एकदम परफेक्ट हूं, मुझे स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट हूं। देखो जॉगिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, वो बोले मैं आशा करता हूं कि मेरा जो यह स्वास्थ्य है, मेरा जो यह हेल्थ है, यह मृत्यु तक ऐसा ही रहेगा, यह कभी खराब नहीं होगा। मतलब मैं इसी तरह काम करता रहूंगा, जैसे मैं आज काम करता हूं उसी तरह मैं मृत्यु के समय तक मैं काम करता रहूंगा। अगला की बात किया सर, देखिएगा है ना, देखिए, क्रीड्स एंड स्कूल्स, क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ, और स्कूल्स का मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट। क्या बोला गया है कि जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, ठीक है, धार्मिक मान्यता और स्कूल्स विचारधाराएं, इन एवियंस, उनको
सस्पेंड कर दो। इन एवियंस का मतलब होता है रोक देना, सस्पेंड कर देना। इनका यह जो है ना, यह धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये धर्म मानने वाले थे, ऐसा नहीं। इन्होंने बोला ना, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, कुछ समय के लिए धर्म से परे हट जाओ, आप उसको छोड़ दो। देखिए, कोई भी धर्म मानने वाले व्यक्ति है ना, ये सबके लिए इन्होंने बोला है। क्या बोला है कि जो धार्मिक मान्यता है और जो विचारधाराएं हैं उसको रोक दो, उसको स्थगित कर दो। रिटायरिंग बैड, कुछ देर रुक कर, क्या, वाइल सफिशिएंट एट व्हाट दे आर, जो ये सब हैं वह काफी हैं। भाई उसको, धर्म को ना और बढ़ने मत दो, उसको अपने ऊपर काबू मत होने दो, उसको रोक दो। जो है ना वह काफी है, उसके ज्यादा मत होने दो उसे। ठीक है, यह बताया ना, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, उसको कुछ समय के लिए रोक दो। धर्म हमेशा ना, धर्म सिखाता है यह मत करो, वह मत करो, इस धर्म में यह चीजें अच्छा है तो इस धर्म में वो चीजें बुरा है। धर्म मनुष्य के बीच में एक गैप मतलब खाई बनाता जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है ना कि भाई उसको आप क्या करो ना, रोक दो, जो है वह काफी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया, लेकिन नेवर फॉरगॉटन, लेकिन उसको भुलाया नहीं जा सकता। जो धर्म है, इन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इन्होंने चाहा, बोला कि भाई रोक दो, हो सके ना उसको हटा दो अपने लाइफ से, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया, लेकिन नेवर फॉरगॉटन, उसे भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए। देखिए क्या बोला गया है, आई हर्बर। हर्बर का मतलब होता है सोचना। देखो यहां पर दिखाया गया, यह पिक्चर दिखा रहा है सोचने के लिए। ये बोले दिमाग भाई अलग अलग चीज आता है, तो बोलते हैं कि आई हर्बर, मैं सोचता हूं, फॉर गुड और बैड, अच्छा के लिए या बुरा के लिए। बोले भाई दोनों बात सोचता हूं, अच्छा के लिए भी सोचता हूं और बुरा के लिए भी सोचता हूं। ठीक है, आई परमिट, और मैं अनुमति देता हूं, टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है खतरा, हजार्ड का मतलब होता है खतरा। मैं अनुमति देता हूं टू स्पीक, बोलने के लिए, एवरी हजार्ड, प्रत्येक खतरे में। बोले हैं कि ऐसा नहीं खतरा देखकर बोला जाए या ना बोला जाए, ऐसा नहीं, बोले कि कैसा भी खतरा क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत को गलत बोला जाए, सही है तो सही को सही बोला जाए। इन्होंने बोला है कि आई परमिट, मैं अनुमति देता हूं, टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं अनुमति देता हूं प्रत्येक खतरे में बोलने के लिए। और आगे क्या बोले हैं, नेचर, प्रकृति को, विदाउट चेक का मतलब होता है बाधा, रोकना, विद ओरिजिनल एनर्जी। और बोले हैं यह सारे काम मैं करना चाहता हूं। कैसे करना चाहता हूं, नेचर को बिना रोके हुए, नेचर को बिना बाधा पहुंचाए हुए, प्रकृति जो दिख रहा है ना, नेचर को बिना रोके हुए, बिना कोई छेड़छाड़ के। ठीक है, विद ओरिजिनल एनर्जी, जो नेचर का जो वास्तविक ऊर्जा होता है, नेचर का जो वास्तविक जो ऊर्जा होता है, उसी के साथ मैं यह सारे काम को करना चाहता हूं। कि मेरी जो एनर्जी का स्रोत जो होगा वह होगा नेचर। ठीक है, फिर से इसको एक बार दिखा देते हैं। आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा या बुरा के लिए सोचता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं अनुमति देता हूं प्रत्येक खतरे में बोलने के लिए। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति को बिना बाधा पहुंचाए उसके वास्तविक ऊर्जा के साथ। मतलब इन्होंने बताया कि इस काम में मेरा जो साथ देने वाला है और नेचर, उसका जो ओरिजिनल एनर्जी है, उसी के सहारे मैं सारे काम को कर पाऊंगा। और पहले भी हमने यह बताया था कि वॉल्ट विटमैन साहब नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रकृति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका जो लगाव है ना नेचर से बहुत ज़्यादा है। तो यह चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास भेज दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव सेशन है ना, बहुत जल्दी हम आपको लाने वाले हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।